Hello everyone, welcome to this Concept of Physics channel. Today I am going to start the electrostatic chapter from the Concept of Physics written by Professor S. C. Verma. It is the one of the finest books in India that I have ever seen. तो चलिए आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टार्टिंग से पूरा आरंभ करते और लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स का पढ़ेंगे और उसको समझेंगे भी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. The first chapter is electric field and potential. Okay, the first chapter is electric field and potential. Here you can see very easily that first chapter is electric field and potential. Okay, now what is electric charge? Here it is written that what is electric charge? Matter is made of certain elementary particles. With the advancement in technology, we have discovered hundreds of elementary particles. Many of them are rare and no concern to us in the present course. The three most common elementary particles are electrons, protons, and neutrons. So, matter is made of elementary particles. Elementary particle means very smallest particle. You can say that are fundamental particles also. Elementary particles are also called fundamental particles. Like electron, proton, we know that electron, proton, neutron are known as fundamental particles. हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है. और क्यों कहा जाता है? इट इज़ बिकॉज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमारे इंडिपेंडेंटली पाए जाने वाले स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है. इंडिपेंडेंटली पाए जाने वाले स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? एलिमेंटरी या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स. विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में हमने बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी किया है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी हमारे पास बहुत ऐसे इससे भी छोटा छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है. प्रोटॉन से भी, इलेक्ट्रॉन से भी, न्यूट्रॉन से भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास है. लेकिन दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर नॉट independent fundamental particles. Okay, so many of them are rare because they are very smallest particles. तो इनमें से बहुत सारे से रेयर भी होते हैं. और हमारे लेक्चर में, हमारे कोर्स में इसका कोई काम नहीं. इन लोगों का हमारे कोर्स में किसका काम है? हमारे कोर्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं. ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेके डिस्कस करेंगे, चार्ज को लेकर डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो the three most common elementary particles, electron, proton, neutrons, and mass of these are given. Because of their mass, these particles attract each other by gravitational forces. Because of their mass, electron, proton, neutron, they have mass. So because of their mass, they attract with the gravitational force of attraction. हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि मास जब होता है तब ग्रेविटेशनल फोर्स, एट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स दो चीज़ के बीच में हो सकता है जब उनके पास क्या हो? मास हो. तो इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, प्रोटॉन के भी पास मास है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल एट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है. हाँ, ज़रूर हो सकता है क्योंकि दे हैव मास. सो because of their mass, these particles attract each other by gravitational forces. Thus, an electron attracts another electron placed 1 centimeter away with the gravitational force. तो इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट कर पाता है because of gravitational force of attraction keeping 1 centimeter away. सेपरेशन क्या है उनके बीच में? 1 सेंटीमीटर अवे. तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को? बिकॉज दे हैव मास. ऑल्दो मास इज़ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट. देखिए 10⁻³ kg, इट इज़ अ वेरी नेग्लिजिबल, पर मास तो है. मास होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हम निकालना चाहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, तो हमने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर सेपरेशन में रखा और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में.
1 सेंटीमीटर दूर रखने की वजह से दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल के आया वो क्या था 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन. इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स. if you can see, it is a very very smallest, you can say small amount of force. But experiment क्या कहता है? However, an electron is found to repel another electron at 1 centimeter with a force 2.3 into 10 to the power minus 24 न्यूटन. लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो कुछ अलग निकल के आया. हमने सोचा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स से दे विल अट्रैक्ट इच अदर, पर जो रिजल्टेंट या फिर एक्सपेरिमेंट निकल के आया वो तो चमकाने वाला था, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है. एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है. 1 सेंटीमीटर सेपरेशन में जब हमने रखा दो इलेक्ट्रॉन को, तो इतना फोर्स है 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 न्यूटन से रिपेल करता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को. ठीक है. और जो ग्रेविटेशनल एट्रैक्टिव फोर्स है वो इतना है, तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है, एट्रैक्टिव फोर्स कम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट रिपल्सिव फोर्स होगा. तो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, रिपेल करता है. दिस एक्स्ट्रा फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स. इस एक्स्ट्रा फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स. द इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आया, या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत गुना ज़्यादा था. ठीक है. हमने दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा, हमने कैलकुलेट किया उन लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर जो फाइनली हमें एक्सपेरिमेंट के लिए निकल के आया वो तो रिपल्सिव फोर्स था. और रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 न्यूटन. तो हमने सोचा ये क्या नया फोर्स है, ये नया कौन सा रिपल्सिव फोर्स आ गया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग. तो इसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रिक फोर्स. और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से बहुत गुना ज़्यादा था. The electron must have some additional property apart from their mass which is responsible for the electric force. जिससे तुम्हें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है, बिकॉज ऑफ द मास. तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ दूसरा प्रॉपर्टी है, एडिशनल कुछ और भी प्रॉपर्टी है मास के अलावा भी, बिकॉज मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है. ये अभी जो नया फोर्स आया, न्यू फोर्स दैट काम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ मास ही नहीं, मास के अलावा भी कुछ और भी चीज़ है, कुछ और भी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये नया फोर्स का जन्म हुआ, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का रेस्पॉन्सिबल कौन है, मास, बिकॉज ऑफ मास. वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेस्पॉन्सिबल मास के अलावा भी इलेक्ट्रॉन के पास कुछ और प्रॉपर्टी है जिसका कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स जन्मा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जन्म हुआ. वी कॉल दिस प्रॉपर्टी चार्ज. हमने इस प्रॉपर्टी का नाम दिया चार्ज. ठीक है. चार्ज एंड मास बहुत ही एनालॉजिकल आप कह सकते हैं, लॉजिक है, मतलब एनालॉग है एक दूसरे के, पर देयर आर सम डिफरेंस इन चार्ज एंड मास, बिकॉज मास एंड चार्ज ऑल्दो दे हैव वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट, दोनों का ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है क्योंकि दोनों ही फंडामेंटल है, बोथ आर फंडामेंटल, दे आर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स एंड इट इज़ वेरी फंडामेंटल कि अगर मैटर होगा तो मास तो होगा ही, वैसे अगर चार्ज मैटर होगा तो चार्ज भी होगा. These are very fundamental, you can see. So their concepts are very similar, but there is some difference between mass and charge. We will talk about that. Just as charges are responsible for the just as masses are responsible for the gravitational force, charges are responsible for the electric force. जैसे मैंने आपको कहा था कि चार्ज की वजह से क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और मास की वजह से क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. Two protons placed at a distance of 1 centimeter also repel each other with a force of 2.3 into 10 to the power minus 24 Newton. Thus proton also have charge. हमने पहले दो इलेक्ट्रॉन को रखा था, अभी हमने दो प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा, और देखा गया कि दो प्रोटॉन भी सेम
अमाउंट ऑफ फोर्स से, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से रिपेल करता है जितना इलेक्ट्रॉन ने किया था। इलेक्ट्रॉन ने कितना किया था, 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन से। और दो प्रोटॉन को भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखने पर एक दूसरे को रिपेल कर रहा है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन के पास भी वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन के पास है। वो प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया था हमने, चार्ज दिया था। इसका मतलब प्रोटॉन के पास भी वो चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। Thus proton also have charge. Two neutrons placed at a distance of 1 centimeter attract each other with a force of 1.9 into 10 to the power minus 60 Newton, which is equal to Gm1 m2 by r square. Thus, neutrons exert only gravitational force on each other and experience no electric force. The neutrons have mass but no charge. देखिए, हमने पहले इलेक्ट्रॉन को रखा था, फिर से प्रोटॉन को रखा, और अभी हमने रखा क्या, दो न्यूट्रॉन को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। और हमने देखा न्यूट्रॉन के केस में कि बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 10 to the power minus 16 न्यूटन। 10 to the power minus 16 न्यूटन से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन को रखने से रिपेल करता है, प्रोटॉन को रखने से रिपेल करता है, लेकिन न्यूट्रॉन को रखने से ना कि रिपेल कर रहा है, वो तो अट्रैक्ट कर रहा है। और जो वो अट्रैक्टिव फोर्स निकल के आया वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। जो अट्रैक्टिव फोर्स निकल के आया वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ना कि कोई अलग प्रॉपर्टी था जिसकी वजह से अट्रैक्ट कर रहा है। तो न्यूट्रॉन के पास हमने ये कहा, ये कंक्लूजन दिया कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के पास क्या नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। दे कैन ओनली एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दे कैन ओनली एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रिक फोर्स बिकॉज दे डजंट हैव चार्ज, क्योंकि उनके पास चार्ज नहीं होता। क्यों चार्ज नहीं होता, कैसे पता चला, हमने एक्सपेरिमेंट में कहा कि दो न्यूट्रॉन को 1 सेंटीमीटर पे रखने से दे आर अट्रैक्टिंग विद द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब यह आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूट्रॉन के केस में लागू नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज न्यूट्रॉन डजंट हैव चार्ज। न्यूट्रॉन हैव मास बट नो चार्ज। न्यूट्रॉन के मास तो है, बिकॉज मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, लेकिन चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होता। टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। ओके, as mentioned above, the electric force between two electrons is the same as the electric force between two protons. हमने जैसे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के लिए निकल के आया था, जो इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन के लिए निकल के आया था, वो प्रोटॉन के लिए सेम मैग्नीट्यूड का ही निकल के आया था। ठीक है, we may guess that the amount of charge on the electron is the same as that on a proton. यहाँ से हम ये कह सकते हैं, we can conclude that कि इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होगा प्रोटॉन के पास भी उतना ही चार्ज होगा। ठीक है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन को पास रखने से जितना फोर्स से रिपेल कर रहा है, दो प्रोटॉन को भी पास रखने से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से रिपेल कर रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है और प्रोटॉन के पास चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, दोनों क्या है, वैल्यू सेम होने वाला है। ठीक है, however if a proton and an electron are placed 1 centimeter apart, they attract each other with a force of 2.3 into 10 to the power minus 24 Newton. Certainly this force is electric but it is attractive and not repulsive. प्रोटॉन के लिए क्या, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या, अभी हमने कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए करते, तो एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा, तो रखने से क्या हुआ, वो अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है विद द फोर्स ऑफ 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 न्यूटन। जो पहले भी निकल गया था, रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड और अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम आया है। यहाँ से ये आया कि
अभी जो फोर्स, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है लेकिन ये रिपल्सिव नहीं है, इट इज़ अट्रैक्टिव। तो यहाँ से ये निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉट ओनली रिपल्सिव बट कैन ऑल्सो अट्रैक्टिव ऑल्सो इट इज। ठीक है। द charge on an electron repels the charge on another electron but attracts the charge on a proton. Thus, thus electron but attracts the charge on a proton. Thus, although the charge on an electron and that on a proton have the same strength, they are of two different nature. ऑल्दो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये भी कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास, हमने माना कि दोनों का पास सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दे हैव अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, कि उनके पास डिफरेंट नेचर है। उनके पास जो चार्ज होगा उस चार्ज का नेचर डिफरेंट होने वाला है। ठीक है। हमने ये कहा कि स्ट्रेंथ तो सेम है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास जितना है प्रोटॉन के पास भी उतना ही है, लेकिन दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर बिकॉज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पास रखने से दे आर रिपेलिंग। इसका मतलब कि सेम चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास भी उतना ही चार्ज होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा। तो सेम नेचर का चार्ज क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। सेम नेचर का चार्ज क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को पास रखने से अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के पास उतना वो चार्ज नहीं है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है लेकिन नेचर क्या अलग है, तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है। अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भी होता और अगर नेचर भी सेम होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी रिपेल कर। Also, if we pack a proton and an electron together in a small volume, the combination does not attract or repel another electron or proton placed at a distance. हमने अभी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को लेके एक कम्बिनेशन बना दिया, मतलब एक होल सिस्टम बना दिया, एक सिंगल सिस्टम बना दिया, एक प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को लेके कम्बिनेशन बना दिया। और वो कम्बिनेशन हमने देखा जब मिलाया तो वो कम्बिनेशन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ना कि रिपेल करता है ना ही अट्रैक्ट करता है, और ना कि प्रोटॉन को रिपेल करता है ना ही प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्यों हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है, प्रोटॉन के पास जो चार्ज है, दे आर कैंसलिंग ईच अदर। इसीलिए नेट क्या आया, नेट तो कुछ था ही नहीं, नेट क्या था, जीरो था। इसलिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आने से उनको कुछ फील नहीं हो रहा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, प्रोटॉन के इफेक्ट्स को कैंसिल किया और प्रोटॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट्स को कैंसिल किया। तो दे आर अपोजिट नेचर के होने की वजह से, डिफरेंट तो है पर अपोजिट भी है। अपोजिट होने की वजह से, नेचर अपोजिट होने की वजह से दे आर टोटली कैंसिलिंग each other and the net charge on the system is zero. नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज जीरो एंड सिस्टम के पास नेट चार्ज जीरो होने की वजह से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को अगर पास लेके आए तो दे आर नॉट एट ऑल एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ फोर्स, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। द नेट चार्ज ऑन द proton electron system seems to be zero. It is therefore convenient to define one charge as positive and the other charge as negative. तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है प्रोटॉन के पास भी उतना ही चार्ज है, लेकिन दोनों डिफरेंट नेचर के हैं। इसके बाद हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा, प्रोटॉन के पास जो चार्ज होगा, वो डिफरेंट नेचर के साथ अपोजिट है। नेचर क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। नेचर क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो इसीलिए कन्वीनियंट होगा कि अपोजिट बोलना। अपोजिट को कैसे एक्सप्लेन करें कि अपोजिट है, तो चलो हम किसी साइंस से इसको दिखाएंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का नेचर क्या अपोजिट है। तो हमने क्या कहा कि प्रोटॉन के पास जो चार्ज होगा उसको हम देंगे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा उसको हम देंगे नेगेटिव। इट इज जस्ट एन कन्वेंशन, ये कोई रूल नहीं था, इट इज जस्ट एन कन्वेंशन। So we arbitrarily call the charge on a proton as positive and that on an electron as negative. हमने arbitrarily कह दिया कि प्रोटॉन के पास जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा नेगेटिव होगा। This assignment of positive and negative signs to proton charge
एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज प्योरली कन्वेंशन। ये तो पूरा कन्वेंशन था, प्योरली कन्वेंशन था, इसमें कोई मतलब लॉजिक नहीं था कि क्यों प्रोटॉन को पॉजिटिव, क्यों इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। इट इज जस्ट एन कन्वेंशन। इट डज नॉट मीन दैट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। ये कभी मत सोच लेना कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव दिया है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो प्रोटॉन से कम है। फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब लेस नहीं होता कि मान लो -5 और -10। फिजिक्स में इसका मतलब, इस माइनस का मतलब कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मैथमेटिक्स में -10 इज लेस देन -5, -10 इज लेस देन -5। लेकिन फिजिक्स में हो सकता है कि -10 को प्रायोरिटी ज़्यादा मिले, -5 को प्रायोरिटी कम मिले। जैसे फिजिक्स में -5 और +5 सेम भी हो सकते, -5 और +5 सेम भी हो सकते, लेकिन सिर्फ नेचर को समझाने के लिए, अपोजिट नेचर का इसको समझाने के लिए हमने माइनस का उपयोग किया। ठीक है, माइनस का यूज़ किया। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है, प्रोटॉन के पास जो चार्ज है, अपोजिट नेचर के, इसको समझाने के लिए हमने क्या किया, माइनस प्लस का खेल खेला। तो चलिए आज इतना तक ही करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जितना तक हमने कवर किया। और कल से हम स्टार्ट करेंगे द यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा हमारा यूनिट ऑफ चार्ज के ऊपर, और उसके बाद पूरा बुक हम कवर करने वाले हैं लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से। और क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को। और नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द यूनिट ऑफ चार्ज। और थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।